चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सब लोग देखो, एक बार रिवाइज करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इसका नाम था बोरोइंग कॉस्ट। फटाफट बताओ सब लोग, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होगी। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। साल के आखिरी में इंटरेस्ट कहां चला जाता है? पीएल में। ठीक है, देखो सामने। अब ये बताओ बेटा, सब लोग समझना, जैसे मान लीजिए ये कोई बैंक है, मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया 10% पे, तो 1 लाख का 10%, 10,000 का इनको इंटरेस्ट आएगा। तो उसकी एंट्री जो आज तक पड़ी है वो आपने ये पढ़ी है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक पहली एंट्री होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है। अब बेटा ठीक है, अब यहां देखो, जो इनकी बोरोइंग है, मिस्टर एक्स की जो बोरोइंग है वो बोरोइंग है 1 लाख की, लेकिन इस बोरोइंग के बदले में इनको कॉस्ट हर साल कितनी पे करनी पड़ रही है? 10,000। तो जो इन्होंने लोन लिया, लोन की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। तो हम लोग यहां पे ये सीखने जा रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो तो अभी तक आपको एक ट्रीटमेंट पता है क्या? इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगला क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो बताओ इंटरेस्ट कहां गया? पीएल में कि बैलेंस शीट में? पीएल में। लेकिन अब आप यहां क्या पढ़ने चल रहे हो? एएस 16 में पढ़ने चल रहे हो कि जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब इंटरेस्ट, अपने मन में सोचते रहो, इंटरेस्ट है, ये कभी बेटा पीएल में जाएगा और कभी बैलेंस शीट में जाएगा। कहां कहां जाएगा? कभी पीएल में जाएगा और कभी बैलेंस शीट में जाएगा। तो कब पीएल में जाएगा, कब बैलेंस शीट में जाएगा, यही सब चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ आए? अब आओ देखो यहां पे क्या लिखा है, पढ़ो। एएस 16 शुरू किया था हम लोगों ने, बोरोइंग कॉस्ट। ये एएस बेटा आया है 1 अप्रैल 2000 से, और ये सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है। अब हमने पढ़ा था बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी इंटरेस्ट से समझाया था आपको। बोरोइंग कॉस्ट का ये मतलब होता है, इतनी सारी चीजें कवर होती हैं बोरोइंग कॉस्ट में। क्या क्या है देखो जरा। पहला, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट मीन इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। क्या क्या आएगा बोरोइंग कॉस्ट में? पहला, और दूसरा अदर कॉस्ट। ठीक है, अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स को अरेंज करने के लिए जो अलग से कॉस्ट लगी और जो इंटरेस्ट लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोरोइंग कॉस्ट। अब अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? नीचे हम लोगों ने लिखा है ये, बोरोइंग कॉस्ट में इतनी सारी चीजें आएंगी। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन, पहले यहां से समझते हैं। बताओ बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक इंटरेस्ट आएगा और दूसरा अदर कॉस्ट आएगी। अच्छा, बोरोड फंड में कभी भी प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड नहीं करना है। किसको नहीं करना है? बताओ मुझे। लोन अगर लोगे बेटा, लोन, तो लोन पे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर से पैसे लाओगे, क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर से पैसे लाओगे, क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। डिवेंचर इश्यू करोगे, क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बॉन्ड इश्यू करोगे, क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो यहां हम इसको नहीं कंसीडर करते। ठीक है, तो यहां हमने लिखा है बोरोड फंड्स डू नॉट इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द फॉलोइंग आइटम कैन बी इंक्लूडेड इन मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में ये सब चीजें आती हैं। क्या क्या? पहला, पहला है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया चाहे लॉन्ग टर्म के लोन लिया, उसका जो इंटरेस्ट है वो पार्ट बनेगा किसका? बोरोइंग कॉस्ट का। दूसरा, अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम। क्या बेटा, क्या लिखा है? अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा बताओ मुझे। ये बताओ, जैसे मेरी कंपनी का डिवेंचर 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, मैंने 90 रुपीज में इशू किया, तो 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ। और मैंने बेटा 1 लाख डिवेंचर इशू किए, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ? 10 लाख का।
10 लाख का, ठीक है। हमें नुकसान हुआ 10 लाख का। अब बताओ मुझे सब बच्चे, ये नुकसान किस नेचर का है, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। तो जानते हो क्या करते हैं, जैसे मान लो इस डिबेंचर की लाइफ 5 साल की है, तो ऐसे करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 लाख पहले साल पीएल में भेज देंगे, 2 लाख दूसरे साल, 2 लाख तीसरे साल, 2 लाख अगले साल, 2 लाख अगले साल। तो जब डिबेंचर को रिडीम करने की बारी आएगी, जब डिबेंचर को रिडीम करने की बारी आएगी, तब तक हमारा पूरा डिस्काउंट बेटा, हमारा पूरा डिस्काउंट यहां पे राइट ऑफ हो चुका होगा। तो जैसे मान लो हमने, फिर से देखना, 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू किया, 90 में, और तो हमें टोटल लॉस कितने का हुआ, 1 लाख डिबेंचर पे, 10 लाख का। लेकिन मान लो हम पीएल में 2 लाख भेज चुके हैं और बाकी हम 8 लाख नहीं भेज पाए हैं, तो अमोर्टाइज्ड पोर्शन कौन सा हुआ, 2 लाख, अनअमोर्टाइज कौन सा हो गया, 8 लाख। तो बोरोइंग कॉस्ट किसको कवर करेगी, इस 2 लाख को। और आसानी से समझ लो, ये बताओ ये 2 लाख कहां गया होगा। तो यही तो समझना है कि पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, इनका तो नंबर ही नहीं लगा। जिसका नंबर लगा वो पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमें समझना है। समझ में है? तो आप बताओ क्या क्या आएगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। दूसरा, अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये तो मैंने डिस्काउंट समझाया, प्रीमियम जरा बताओ, मैंने 100 के डिवेंचर पे 110 रुपए वापस किए, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए ये क्या है, प्रीमियम है। तो इसी प्रीमियम की बात कर रहा है। ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा बोरोइंग कॉस्ट में। ठीक है। और अगला, अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट का मतलब बेटा, पैसों को अरेंज करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, जैसे लोन लोगे तो हो सकता है, जैसे शेयर्स इश्यू करोगे तो अंडरराइटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लोन लोगे तो कोई कमीशन या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी, है ना। तो इनको बोलते हैं एंसिलरी कॉस्ट। अब बताओ क्या क्या आएगा बोरोइंग कॉस्ट में। पहला, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा, अमोर्टाइज पोर्शन ऑफ डिस्काउंट, और इसी में एक और स्प्लिट कर देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चौथा, एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट क्या हुआ, एंसिलरी कॉस्ट का मतलब हुआ बेटा अमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट का मतलब हो गया लोन को अरेंज करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंसिलरी कॉस्ट बोलते हैं। वो क्या क्या होता है, जैसे शेयर इश्यू करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर हायर करना पड़ेगा, हो सकता है कोई कमीशन देना पड़े, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगे, तो ये सब क्या होता है, इसी को बोलते हैं एंसिलरी कॉस्ट। तो ये आपने पढ़ा था। अच्छा, ये बेटा मैंने लिखवाया था लेकिन मैंने आपको समझा दिया अमोर्टाइज पोर्शन का क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये देखो यहाँ, अब बोरोइंग कॉस्ट में इतनी सारी चीजें आएंगी। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट बोलो, पहले यहां तक बात समझ में आई सबको, क्या क्या आएगा फिर से बताओ इसमें। इंटरेस्ट ऑन, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन और एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आएंगी। अब मेरी बात सुनो, देखो इधर, इंटरेस्ट जनरली कहां जाता है, पीएल में कि बैलेंस शीट में, बोलो सब लोग। जनरली पीएल में जाता है, लेकिन बेटा हम यहां पढ़ रहे हैं कि वो पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, उसके लिए क्या कहता है, पूरी कहानी सुन लेना। देखो, हमारा एएस 16 कहता है अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट पे करी है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू, एंसिलरी, समझे। अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट पे करी है क्वालिफाइंग एसेट पे, किस पे बेटा, अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट पे करी है क्वालिफाइंग एसेट पे, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगी। कहां जाएगी, और अगर क्वालिफाइंग एसेट पे नहीं किया तो पीएल में जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर हमने बोरोइंग कॉस्ट खर्च करी है कहां, तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में, अदरवाइज कहां जाएगी,
पीएल में। अब बैलेंस शीट में जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ मुझे बताओ। मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन को कारखाने तक लाने का किराया, उसकी एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट। उसको फ्रेट नहीं लिखते हो ना। क्या पढ़ा है आपने, मशीन को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे कहां जाते हैं, मशीन में जाएंगे। ठीक है, मशीन को इंस्टॉल कराने की वो जो पेमेंट करी उसकी क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप नोटिस करो, किराया है तो रेवेन्यू नेचर का, पीएल में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहां भेज देते हैं, बैलेंस शीट में। तो वही चीज यहां भी है ना, कि अगर हम बोरोइंग कॉस्ट पे करेंगे किस पे, क्वालिफाइंग एसेट पे। किस पे बेटा, अगर बोरोइंग कॉस्ट पे करेंगे क्वालिफाइंग एसेट पे, अगर हम लोग बोरोइंग कॉस्ट पे करेंगे क्वालिफाइंग एसेट पे, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। अदरवाइज कहां जाएगा। तो अब ये बताओ, अब ये समझना जरूरी है ना, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। अब ये समझना जरूरी है, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। तो ये देखो अगली चीज हम लोगों ने लिखा, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखो क्वालिफाइंग एसेट का मैं एक एग्जांपल देख रहा हूं, देखिएगा। बताओ सब लोग, जैसे बेटा हमने घर बनवाने के लिए, जैसे मान लो आपने एक प्लॉट ले लिया, अब घर बनवाने के लिए आपने लोन लिया, तो घर ओवर द नाइट तो बन नहीं जाएगा, 6 महीने साल भर लगेगा। लेकिन आपने लोन आज ही ले लिया, तो वो क्या करेंगे बैंक वाले, इंटरेस्ट वाला मीटर चालू कर देंगे, आपसे इंटरेस्ट लेंगे। और घर तो अभी हमारा बन रहा है, अभी तो हम उसमें रह भी नहीं पा रहे हैं ना उसको, या मान लो हम उसको किराए पे देने के लिए बना रहे हैं, तो जब बनेगा तब ना किराए पे देंगे किसी को। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग एसेट। क्या बोलते हो, उस पे कंडीशंस हैं, लेकिन मैंने ऐसे ओवरऑल बता दिया, जिसको बनने में कम से कम 12 महीना लग जाए। ठीक है, तो 12 महीने तक का जो इंटरेस्ट होगा वो कहां जाएगा, उसी घर में जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि क्या लिखना चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आप क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब घर बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा, वो पीएल में जाएगा। क्योंकि हाउसिंग लोन तो 20-20 साल के लिए मिलते हैं ना, समझ आया। अब समझो यहां पे तो क्लियर होगा। अब देखो व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, पढ़ना। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 16, qualifying asset is an asset that takes substantial period of time to get ready for intended use। अब ये तो बेटा AS की लैंग्वेज है। क्या कहते हैं, कहते हैं AS 16 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। क्या लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब वही हुआ 12 महीने, उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटे मोटा 12 महीने होता है ना। जिसको बनने में 12 महीने लगे उसको यूज करने के लिए, वो होता है क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये वर्ड्स लिख के आओगे, इसी पे मार्क्स मिलेंगे। बोलो क्या होता है क्वालिफाइंग एसेट, जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है उसके इंटेंडेड यूज के लिए। जैसे मकान बना रहे हो आप, लेट आउट करने के लिए या खुद के रहने के लिए। तो अच्छा, अब सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है, तो ये देखो, सब्सटेंशियल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, हाउएवर अ लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड अदर देन 12 मंथ में ऑल्सो बी जस्टिफाइड। तो क्या होता है बेटा, सब्सटेंशियल पीरियड, सब्सटेंशियल पीरियड होता है 12 मंथ, है ना, लेकिन उससे कम या ज्यादा भी जस्टिफाई आप कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि 12 महीने में ही कोई मकान या कोई बिल्डिंग बन जाएगी। कोई बड़ा मॉल बन रहा है तो हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लग जाए ना बेटा। आगे पढ़ो, आगे लिखा है, द फॉलोइंग एसेट में टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। हमारा एस कहता है जनरली इन एसेट में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है। वो क्या क्या एसेट है जरा देखिएगा। पहला, फिक्स्ड एसेट में, कोई बिल्डिंग बनाने में, कोई प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करने में, पावर जनरेशन प्लांट लगाने में। किसमें किसमें बताओ, पहला बिल्डिंग बनाने में, दूसरा प्लांट एंड मशीन को इंस्टॉल करने में, तीसरा
ये पावर जनरेशन प्लांट का क्या मतलब हुआ बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट लगती है उसको लगाने में, मतलब उसको हमारा एएसए मान के चलता है कि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है ना, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम उसमें लग जाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। इनटेंजिबल एसेट में, इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या? डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? देखो, इनटेंजिबल एसेट की दो फेज होती है, एक रिसर्च और एक डेवलपमेंट। क्या क्या? रिसर्च और, रिसर्च क्या होता है? जब आपने कोई चीज ढूंढ लिया तो वो क्या हो गया? रिसर्च। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लो कोरोना वाली वैक्सीन ढूंढी गई, तो पहले उसका फॉर्मूला बना गया होगा ना, फिर उसकी टेस्टिंग हुई होगी ना कि नुकसान तो नहीं कर रही है, तो वो फेज क्या होता है? डेवलपमेंट फेज। वैसे तो यहां क्या है? डेवलपमेंट फेज पेटेंट का जो है, डेवलपमेंट फेज जो पेटेंट का है वो, और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब, इन सबको लेने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है। जैसे ट्रेडमार्क वगैरह के लिए क्या है बेटा? बहुत लोग लाइन में लगे हैं ना, आप अप्लाई करोगे फिर उसको आने में टाइम लगता है, तो ये चीज है। अगला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। कहते हैं अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को हम मान लेंगे कि वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, लेकिन अगर शेयर्स और डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो हम ये मानेंगे कि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज मतलब रूटीन इन्वेंट्री के अलावा और भी इन्वेंट्री होती है जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मैंने तुम लोग को बताया भी था, फिर से, राइस नहीं होता है, एज्ड राइस, लोग एज्ड राइस लोग पसंद करते हैं ना खाना, तो एक बार हुआ, एक साल हो गया, 2 साल उसको होल्ड किए तब बिकेगा। लिकर जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती जाएगी, समझ आया? तो है तो इन्वेंट्री, लेकिन उसमें लगा ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उस पे लगेगा एएस 16। चलो बताओ फिर से, एएस 16 किसको किसको कवर करता है? पहला, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। अगला, डिस्काउंट ऑन इशू। अगला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगला, एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी का मतलब अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब। ठीक है, अच्छा अब बताओ इंटरेस्ट कहां जाएगा? पीएल में या बैलेंस शीट में? अगर ये लगा है क्वालिफाइंग एसेट पे, किस पे? तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अदरवाइज कहां जाएगा? पीएल में। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनने में क्या लगता है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड में भी जस्टिफाइड। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होता कितना है? 12 महीने का होता है जनरली। ठीक है, जनरली 12 महीने का होता है। आगे, अब उसमें ये एसेट आते हैं। अब एक बेस बन गया होगा, तो अब यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बोलो पहले इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं? अब ये देखो अगली चीज लिखा है, रिकग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। रिकग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, सब बच्चे देखो, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जैसे समझ लो इंटरेस्ट, और रिकग्निशन का मतलब उसकी एंट्री। समझे? उसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट में किसी चीज को रिकग्नाइज करने का क्या मतलब होता है? उसकी एंट्री बनाना। तो कैसे उसकी एंट्री बनेगी? तो अब हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब इसमें क्या क्या है बेटा? पहला केस, इफ borrowed fund have been arranged for acquisition, production or construction of qualifying asset, then borrowing cost will be capitalized। capitalized का मतलब एसेट में ऐड कर दी जाएगी। क्या किया जाएगा? ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे वही जो एंट्री होती थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अगली होती थी पीएल टू इंटरेस्ट, लेकिन पीएल में ना जाके कहां जा रहा है? एसेट में। तो अब बताओ पे करने की क्या एंट्री हो गई? बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसको कैपिटलाइज करने की एंट्री क्या हुई? क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। डन। अगला,
दूसरा बेटा, इफ borrowed funds are not taken for qualifying asset, then borrowing cost will be written off in PL. अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वही एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो कहां चला गया? पीएल में चला गया। और अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तब वो बैलेंस शीट में जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो ये इतनी बात आप समझ गए। अब बेटा इसको थोड़ा सा और वास्ट कर रहे हैं, क्या क्या इसमें और बातें हो सकती हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कंडीशंस, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब कब कब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी। सस्पेंशन कब रोक दी जाएगी, टेम्पररी। और सेसेशन कब परमानेंटली रोक दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, इधर देखो, अभी मैंने क्या कहा था, यहां पे हम आपने एक प्लॉट परचेज किया, यहां आपने लोन ले लिया उस पे मकान बनवाने के लिए। अब मकान बनवाने के लिए लोन लिया तो बेटा लोन तो सैंक्शन हो जाएगा, इमीडिएटली आप शुरू कर पाओ जरूरी नहीं है ना। आप उसका मैप बनवाओगे, साइट प्रिपेयर करवाओगे, उसमें टाइम लगेगा ना, फिर शुरू होगा। तो इंटरेस्ट तो तभी से शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जैसे हम आर्किटेक्ट से उसका मैप बनवा रहे हैं और साइट ऊंची नीची है उसको हम लेवल करा रहे हैं और सब चीजें उसमें ठीक करा रहे हैं, तब जब लेवल में आएगा तब ना काम शुरू होगा। बोलो, लेकिन इंटरेस्ट जाना यहीं से शुरू हो जाएगा। यहां हमने लोन लिया तो इंटरेस्ट तो शुरू हो जाएगा ना, ईएमआई शुरू हो जाएगी। और मान लो हमने मकान बनाना यहां से शुरू किया तो हमें पढ़ना है कमेंसमेंट। क्या पढ़ना है? कमेंसमेंट का मतलब इंटरेस्ट यहीं से जाएगा बैलेंस शीट में या यहां से जाएगा, कहां से जाएगा। फिर पढ़ना है सस्पेंशन। क्या पढ़ना है? सस्पेंशन मतलब बैलेंस शीट में आपने भेजना शुरू कर दिया, पता चला बीच में बारिश का मौसम आ गया, अब मकान बनना बंद है, काम ही नहीं हो पा रहा है। तो उतने दिन का इंटरेस्ट, ईएमआई तो तब भी जाएगी, समझ आए? तो उतने दिन का इंटरेस्ट क्या होगा, तो वो पीएल में जाएगा, अभी पढ़ोगे। और फिर फाइनली जब मकान बनके तैयार हो गया तो अब इंटरेस्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में जाना बंद हो जाएगा। अब कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। उसको बोलेंगे सेसेशन। समझ आए? देयर आर 3 स्टेजेस। कौन कौन सी? पहली बताओ, दूसरी, तीसरी बेटा। चलो अब कमेंसमेंट पढ़ते हैं। तो क्या लिखा था आपने, देखो, commencement of capitalization of borrowing cost shall start if following 3 conditions are satisfied। कहते हैं अगर ये 3 कंडीशन पूरी हुई तो आप बोरोइंग कॉस्ट को पीएल में ले जा सकते हो। अगर बोरोइंग कॉस्ट आपने बोरोइंग कॉस्ट को पीएल में लेके जाना है तो ये 3 कंडीशन पूरी होगी तो आप पीएल में लेके जा सकते हो। पहली कंडीशन देखो क्या है। पहली कंडीशन है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्या है बेटा पहली कंडीशन? एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मेरी तरफ देखो। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां पे प्लॉट खरीदा, यहां आपको लोन मिल गया, लेकिन जो लोन तो आपको मिल गया, लेकिन आप जो थोड़ा मोड़ा काम हो रहा था, जैसे मान लो वो प्लॉट ऊंचा नीचा था, उसको लेवल कराना, उस पे मैपिंग कराना, वो सब आप इसमें से नहीं खर्च कर रहे हो। आपने कहा छोटे छोटे खर्चे अपनी जेब से कर देते हैं। तो एएस क्या कह रहा है, जो तुमने लोन लिया उसमें से खर्च ही नहीं किया पैसा, जब खर्च करोगे तब उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अदरवाइज कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। बात समझ में आई? तो पहली कंडीशन क्या है कि पैसा उसमें से खर्च हुआ हो। देखिए क्या लिखा, commencement of capitalization of borrowing cost shall be start when following 3 conditions satisfied। पहली है if any borrowed fund remains unutilized। पहली है qualifying expenditure on qualifying asset should be incurred, पैसा उसमें से खर्च हुआ हो। if any borrowed fund remains unutilized, अगर कोई पैसा unutilized है तो borrowing cost unutilized की कहां जाएगी? पीएल में जाएगी। कहां जाएगी? समझ आए? पहली कंडीशन क्या है, जो आपने लोन लिया आपने उसमें क्वालिफाइंग एसेट के लिए पैसे खर्च किए हो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेज। आगे बढ़े। दूसरा सुनो बेटा, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। क्या लिखा है? इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। अब इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखो यहां हमने लिखा है, फिर से एक बार, पहली कंडीशन क्या थी बोलो?
क्या पढ़ रहे हो? अभी पढ़ रहे हो कितनी स्टेजेस हैं बोरोइंग कॉस्ट को लेके? कितनी स्टेजेस हुई बताओ? पहली, दूसरी, तीसरी। इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। क्या क्या? पहला, कब शुरू कर सकते हैं? तो कब शुरू करोगे? जब तीन कंडीशन पूरी होगी। पहला, इफ फंड्स आर इनकर्ड फ्रॉम बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स में से हमने पैसे खर्च किए हो तो हम शुरू कर सकते हैं। समझ आ रहा है? दूसरा क्या है? इंटरेस्ट एक्चुअल होना चाहिए, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो मेरी तरफ, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इसको छोड़ो, बताओ। ये छोड़ो, ये ऐसे मैं पूछ रहा हूं, जनरल टॉक कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट कौन किसको देता है? बिजनेस देता है। किसको? बिजनेसमैन को। ठीक है। दूसरा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिजनेसमैन ने जो ड्राइंग करी है उस पे जो इंटरेस्ट बिजनेसमैन पे करता है किसको? वही चीज क्या है? क्या ये रियल होता है? पार्टनरशिप में तो रियल हो सकता है, अदर देन पार्टनरशिप रियल नहीं होता। मैंने भी तो कुछ पैसे लगा के क्लासेस शुरू करी, क्या मुझे बिजनेस वाकई में इंटरेस्ट देता होगा? मेरी मर्जी, मैं लूं मैं ना लूं। बोलो बेटा। तो वो एक्चुअल नहीं होता, वो क्या होता है? इंप्यूटेड। कैसा होता है? तो ये जो इंटरेस्ट है दोनों मध्य में बताया कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों क्या है? इंप्यूटेड है कि नहीं? तो ये कहते हैं यहां पे ऐसे हवा हवाई नहीं होना चाहिए, वाकई में इंटरेस्ट लगा होगा तो ही बैलेंस शीट में ले जाओ। नहीं तो आप ऐसे सोच लो अपने मन में कि ऐसा है, हम तो ये बिल्डिंग बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और लोन हमने लिया नहीं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दिया। अगर हम लोन लेते तो ब्याज देना पड़ता है इस रेट से, तो इतना ब्याज हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने वाकई में लोन लिया हो, उसमें से पैसा खर्च किया हो और उस पर ब्याज लगा हो, तो ही वो ब्याज कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझ आया? ठीक है। दूसरा, दूसरा ये देखो इधर, अब यहां से और क्लियर होगा। समझ आ रही बात? पढ़ो क्या लिखा है। As per the provision of AS 16, interest can be capitalized if expenditure become more than borrowed fund. Then we cannot calculate cost of expenditure out of own fund. Actual interest may be, देखो एक तो तरीका मैंने ये बताया आपको, अब यहाँ पे कुछ और लिखा है। देखो ऐसे कई बार होता नहीं बेटा। देखो इधर, जैसे हमें चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, मान लो बिल्डिंग जब बनती है तो हमें लगा था 60-70 लाख में बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, छोटी बिल्डिंग। जब बनना शुरू होता है तो होता है ये भी करा लें, ये भी करा लें, ये भी करा लें, बढ़ता जाता है। लोन तो पहले ही मिलेगा, अब बाद में आपने कहीं और से पैसे अरेंज करके मकान बनवा लिया अपना। तो अब कहते हैं, जैसे मान लो लोन लिया 50 लाख का, खर्च कर दिया 1 करोड़, तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं ले जाने देंगे। किसका ले जाने देंगे? समझ आया ना? 1 करोड़ का नहीं। तो ये पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, अब ये वाली लाइन देखिएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 16, interest can be capitalized if expenditure became more than borrowed fund. Then we cannot calculate cost of expenditure out of own funds. Actual interest can only be capitalized. लोन लिया 40 लाख का, खर्च कर दिया 1 करोड़। समझ आया ना बेटा? तो कह रहे हैं 1 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, कितने का जाएगा? जो एक्चुअल होगा वही जाएगा। आगे पढ़ो। इफ इट इज, अब इसमें एक्सपेंडिचर, जैसे मान लो बेटा, अब इसमें 2 केस बनेगा ना। बोलो पहले इतनी बात समझ में आ रही है? अब 2 केस बनेगा, जरा समझना बेटा। लोन लिया 1 करोड़ का, लोन कितने का लिया? लोन लिया 1 करोड़ का, और बिल्डिंग बनवा ली 80 लाख में। समझ आए? बिल्डिंग बनवा ली 80 लाख में। अब बताओ 20 लाख बचे। तो अब ऐसे में क्या हुआ? एक्सपेंडिचर इज लेस देन बोरोड फंड। एक्सपेंडिचर कितने का किए हो? 80 लाख का। समझ आए? और लोन कितने का लिए हो? 1 करोड़ का। अब 2 मिनट ऐसे सुन लो तो तुम लोग को समझ में आएगा। लोन उनके चक्कर में तो कभी पड़े नहीं तुम लोग। जैसे जब आप वो घर बनवाने के लिए लोन लेते हो ना, तो बैंक वाले क्या करते हैं? पहले आपकी इवैल्यूएशन करेंगे, पहले लोन पूछेंगे कितना चाहिए, आप बता दोगे हमको इतना लोन। जैसे उनका सेट है बेटा, वो कितना लोन देंगे। जैसे मान लो आप 3 फ्लोर बनाना चाहते हो, तो कहेंगे पहले 3 फ्लोर का नक्शा बनवाओ।
एक आर्किटेक्ट से जो बैंक से ऑथोराइज्ड होगा, आप बनवा लोगे, ठीक है। अब उसके बाद वो देखेंगे उसमें कितने स्क्वायर फीट काम होना है, तो पर स्क्वायर फीट जैसे होता नहीं 1400 रुपए 1600 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से मजदूरी चल रही है, मटेरियल लेबर, तो उसी हिसाब से वो लोग लोन देते हैं। कितने स्क्वायर फीट हुआ तो इतने पे इतना लोन हम देंगे, समझा है? अच्छा, लोन देते भी कैसे हैं? पूरा इकट्ठे नहीं मिलेगा। जैसे मान लो 1 करोड़ का लोन हुआ तो 1 करोड़ इकट्ठा नहीं मिलेगा, कहेंगे पहले न्यू भरवा लो तो 20% दे देंगे, पहले न्यू अपनी जेब से भरवाओ, जब भर जाएगी तो उनका सर्वेयर आएगा चेक करेगा, फिर जब वो अपनी रिपोर्ट देगा तो आपको 20% मिल जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, समझा? फिर थोड़ा सा आपने दिवालें उठवा ली, फिर उनका सर्व अपनी जेब से उठवाओ। नहीं तो देखो बैंक कितनी चालाकी से काम करता है, नहीं तो क्या करोगे, पैसे लेके कहीं और खर्च कर दोगे, समझ आया? फिर कहेंगे दिवाले उठवाओ, बन गया, फिर आर्किटेक्ट उनका आएगा आएगा चेक करेगा। अभी तुम लोग पढ़ोगे AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी ऐसे होता है। तो वो जब अपनी रिपोर्ट लगाएगा फिर आपको वहां से उतना पैसा पूरा इकट्ठे कभी नहीं मिलेगा, समझ आया? 70% तक ऐसे करवाते हैं, फिर आखिरी में जब 10-20% रह जाता है तो रिलीज कर देते हैं, कहते हैं अब मर्जी बनवाओ चाहे मत बनवाओ। वो क्या होता है, उतना उनके लोन भर का हो जाता है कि आप उनका लोन नहीं दे पाओगे तो बिल्डिंग आगे चल के महंगी होगी, वो उसको बेच के अपना पैसा निकाल लेंगे, समझ आया? पूरा लोन। अच्छा, लेकिन ब्याज कितने पे लगेगा? पूरे 1 करोड़ पे मिलेगा आपको किस्तों में, समझ आया? अब आपको फटाफट यूज करना है तो क्या करो, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लगा के रात दिन काम कराओ, तभी तो जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी पैसे मिलेंगे, वरना उनका EMI तो चालू है, समझ आए बात? तो आप बताओ कब मिलेगा? आप इंटरेस्ट कब उसमें बैलेंस शीट में ले जा सकते हो? पहली कंडीशन क्या पड़ी कि जो पैसे लोन लिए हैं उसमें से पैसा खर्च हुआ हो, जो हमने लोन लिया उसमें से क्या हुआ हो, पैसे खर्च हुए हो, ठीक है। मैंने तुम लोग को बताया था ना बेटा, तो हमने कंस्ट्रक्शन का लोन लिया, हम उसमें से पैसे ही नहीं खर्च कर पाए। हमने लोन लिया, लोन लेते टाइम क्या होती है, सेल्स की टीम अलग होती है, वो आपको समझाएंगे फटाफट, सर यहां साइन करो, यहां साइन करो, ऑफिस में आके साइन करा के लेके चला गया, लोन सैंक्शन हो गया। अब चेक भी बन गई मेरे नाम की, अब चेक दे ही नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको पहले मकान जो है इसमें अपने नाम पे कराइए LDA में जाके, बिजली का मीटर चेंज कराइए, वाटर टैक्स चेंज। अब हम क्लास कैंसिल करें तब हम वहां के चक्कर काटें, उसमें 6 महीने तक कुछ हो ही नहीं पाया। अब 6 महीने तक हम EMI दे रहे हैं, लेकिन वो हमको चेक ही नहीं दे रहे हैं, और वो हमसे EMI भी ले रहे हैं, समझ रहे हो? अब वो कहते हैं हम तो तैयार बैठे हैं, अब क्या होगा? सेल्स वाला बंदा सही बोलते ही नहीं कभी, तुम लोग भी अपने गार्ड बांध लो जीवन में। सेल्स वाला बंदा जिंदगी में कभी सच बात नहीं बोलता, वो उतना बोलेगा जिससे उसकी सेल्स हो जाए। फंस गए आगे आप, समझ आए? आप लीगल वाले उसमें फंसाए हुए 6 महीने। तो अब बताओ, हमने लोन लिया लेकिन हम उसको खर्च ही नहीं कर पाए, मेरे हाथ में आया ही नहीं, EMI हमने दे दी, तो अब क्या होगा? वो इंटरेस्ट जो उस EMI में गया उसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता, समझ आए? दूसरा दूसरा क्या बताया, इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए बेटा? एक्चुअल का मतलब आपने आपने लोन लिया 1 करोड़ का, लेकिन खर्च किया कितना? तो वो क्या कहते हैं, 80 लाख का इंटरेस्ट जाएगा, 1 करोड़ का नहीं जाने देंगे। और दूसरा केस क्या हो सकती है, लोन लिया 80 लाख का, 80 लाख का लोन लिया, खर्च कर दिया 1 करोड़, तब भी किस पे जाएगा? विच एवर इज लोअर, 80 पे ही जाएगा ना। तो लिखा है इफ इट इज मोर देन बोरोड फंड्स कैपिटलाइजेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लोन। और यहां क्या होगा, कैपिटलाइजेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्सपेंडिचर। अगर 1 करोड़ का लोन लिया, 80 लाख खर्च किया, तो एक्सपेंड कितना किया? 80 लाख। तो इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? 80 लाख पे। अगर लोन लिया 80 लाख का, खर्च कर दिया 1 करोड़, तो लोन तो 80 लाख का ही था, तब किस पे लगाएंगे? समझ आई बात? वही बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहां लिख भी दिया था विच एवर इज लोअर। तो अब बता दो पहली कंडीशन क्या थी, जो लोन लिया है उसमें से पैसे खर्च हुए हैं। दूसरी क्या है, इंटरेस्ट एक्चुअल। उसमें दो केस क्या क्या बना, पहला मैंने लोन लिया 1 करोड़ का, खर्च किया 80 लाख, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? लोन लिया 80 लाख का, खर्च कर दिया 1 करोड़, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ठीक है। अब तीसरी बेटा, ये हो गया तीसरी कंडीशन, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड रिमेन कंटिन्यू वेदर फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या क्या लिखा है, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड रिमेन कंटिन्यू वेदर और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इधर मेरी तरफ। जैसे कोई फ्लैट परचेज करते हो, तो फ्लैट में क्या होता है, बनने से पहले ही बेच देते हैं,
तो वो क्या कहेंगे, जब फ्लैट में इतना काम होगा तो 20% पैसे मांगेंगे, फिर इतना होगा तो 10% मांगेंगे, फिर इतना होगा तो इतना मांगेंगे, ऐसे बोलेंगे। बोलो। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। अब वो क्या करते हैं, आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप 10 बार में पैसे दे रहे हो, लेकिन ले लेंगे 6 महीने में। वो काम इतनी तेज कराएंगे। समझ आया? क्लाइंट को क्या फीलिंग आती है, चलो एक साथ थोड़े ना 1 करोड़ देना है, कभी 10 लाख दे दिया, कभी ये कर दिया, कभी ऐसे कर करके दिया, तो ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। लेकिन वो हर 15 दिन पे वहां से फोन करेंगे आपसे, इतनी स्पीड से काम कराएंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, अब 2 मिनट इसी सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए सोचना। जैसे आपके पास फोन आया, सर 20% काम हो गया, लाइए अब 10 लाख जमा करा दीजिए। तो हम बेवकूफ तो है नहीं, हम कहेंगे ठीक है रुको, हम आके जरा देखते हैं एक बार 20% काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बताओ बेटा। तो वहां जाने पे दिखना चाहिए ना, उनका तो प्रयास होगा आपसे पैसे निकालना, आपका प्रयास क्या होगा, रोक के रखना। नहीं तो बेवकूफ आप बनोगे, पैसे निकल गए तो आप जाओगे तो देखोगे ना, तो आप कहोगे ना कि नेसेसरी एक्टिविटीज 20% लायक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एएस ने लिख दिया कि वो फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सा भी हो सकता है। क्या क्या आपको दिखेगा कौन सा, फिजिकल कि न्यू खुदी की नहीं, न्यू भर गई नहीं भर गई, इतना काम हुआ कि नहीं, वो क्या हो गया, फिजिकल। लेकिन यहां फिजिकल से ज्यादा लफड़ा किसमें बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ आए? अभी एक फ्लैट बना के बेचने लगो तो जमीन वमीन खरीदना तो आसान है, इतने एनओसी लेने पड़ते हैं। एलडीए से एनओसी लिया, इनसे एनओसी लिया, इस डिपार्टमेंट से एनओसी लिया, पीडब्ल्यूडी वालों से एनओसी लिया, उसमें दौड़ते ही आदमी को पैसे खिलाते खिलाते वो फ्लैट महंगा होता चला जाता है। तो वो भी जो काम है वो भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। जब तक एनओसी नहीं होगा, काम शुरू करोगे बुलडोजर लाके गिरा देंगे। समझ आया? जैसे तुम लोग देखते होगे ना, प्लॉट वॉट बिकता होगा तो लिखा होता है एलडीए अप्रूव्ड। तो वो अप्रूव कराने पे ही बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। जितने का प्लॉट होता है उसी के आधे के आसपास लग जाएगा अप्रूव कराने पे। और प्लस दौड़ना भागना अलग से, आसानी सरकारी काम में बिना पैसे लिए कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो क्या लिखा है, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। कौन कौन सी बताओ, फिजिकल और फिजिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे वहां पे जो काम होना शुरू हुआ वो कैसा हो गया, फिजिकल। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बेटा मैप बनाना, एनओसी लेना हर जगह से, वो कैसा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव। डन। अच्छा, तो ये हमने 3 कंडीशन पढ़ ली। चलो बताओ जल्दी से, कौन कौन सी 3 कंडीशन है जब हम कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। पहला, बोरोड फंड्स को हमने खर्च किया हो। दूसरा, इंटरेस्ट एक्चुअल हो, उसमें 2 केसेस थी, हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। तीसरा, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो गई हो। कौन कौन सी, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। अच्छा, अब आगे ये हो गया हम लोग का कमेंसमेंट। अब आगे आओ, सस्पेंशन। क्या लिखा है बेटा, सस्पेंशन का मतलब कब इंटरेस्ट उसमें बैलेंस शीट में जाना बंद हो जाएगा थोड़े दिन के लिए। कब इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाना बंद हो जाएगा थोड़े दिन के लिए। तो ये देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना। As per the provision of AS 16, capitalization of borrowing cost will be suspended if necessary activities on completion of work are discontinued. It can be said that borrowing cost for such period shall be written off to PL for such period. कह रहे बेटा, अगर नेसेसरी एक्टिविटी रुक गई, क्या हो गया, नेसेसरी एक्टिविटी वर्क को कंप्लीट करने के लिए रुक गई, तो क्या करेंगे, तब उसको स्टॉप, तब उसको पीएल में लेके जाना पड़ेगा। तब कहां नहीं लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके नहीं जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब नेसेसरी एक्टिविटी रुकने का क्या मतलब हुआ, जैसे इधर देखो, तुम लोग अगर ध्यान देते हो कभी, देखो कोई बिल्डिंग बनती रहती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग मान लो अगर कोई बन रही है, तो एलडीए वाले सब देखते रहेंगे यहां लखनऊ में। जब क्या होगा, 2-3 फ्लोर बन जाएगा, जब देख लेंगे अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, तब आगे सील करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तब आदमी उनको भी पैसा देगा ना। ठीक है। अब सब बन के तैयार होगा हो सकता होगा इंटीरियर का काम बचा हो, या बहुत जरा सा कुछ पेंटिंग वेंटिंग रह गई, तब आगे सील करेंगे। या पूरा कंप्लीट भी हो जाएगी, कोई कोई तो लेट आउट हो जाती है, तब आगे सील कर देते हैं। समझ आए? तो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कि बेटा
अगर अगर काम को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं अगर डिसकंटिन्यू हो गई हैं तो वो जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पीएल में जाना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या हो सकता है, यहां हमने लिखा द रीजन फॉर discontinuation does not matter, it may be due to labor strike, shortage of material etc। ऐसा भी होता है ना कि लेबर की स्ट्राइक चल रही है, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा नेचुरल बारिश वारिश आ गई इसकी वजह से। इफ सस्पेंशन इज टेम्पोररी इन नेचर देन कैपिटलाइजेशन कैन बी कंटिन्यूड। अगर सस्पेंशन कैसा है? टेम्पोररी, तो कैसा होगा? चालू रहेगा। अगर टेम्पोररी नहीं है तो फिर क्या होगा? तब पीएल में जाएगा। कहां जाएगा? अरे ये देखो ना, जब कंटिन्यू है तब कहां पीएल में गया? जब कंटिन्यू है तो इसका मतलब कहां गया? बैलेंस शीट में। अगर सस्पेंशन टेम्पोररी नहीं है तब कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। उल्टा बोल गए क्या? अगर सस्पेंशन हम लोग का टेम्पोररी है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अगर सस्पेंशन टेम्पोररी नेचर का है तो कहां जाएगा? और टेम्पोररी नेचर का नहीं है तो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। और यहां बैलेंस शीट में और यहां जाएगा पीएल में। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? टेम्पोररी, इफ सस्पेंशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रेनफॉल, वाटर लेवल ऑफ रिवर, देन देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट कैन बी कंसीडर्ड टेम्पोररी। कहते हैं बारिश की वजह से काम रुका है, फ्लड आ गया है, तो उसको टेम्पोररी मान के चलेंगे। हम लोग के क्वेश्चन इसी से लगेंगे। और अगर लेबर की स्ट्राइक है, मटेरियल की शॉर्टेज है, तो उसको कैसा मान के चलोगे? टेम्पोररी मान के नहीं चलोगे, तब कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। फिर से बताओ, सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है, अगर सस्पेंशन शुरू हो गया तो कहां जाएगी? पीएल में कि बैलेंस शीट में? लेकिन अगर टेम्पोररी नेचर का है तब? टेम्पोररी नेचर का मतलब क्या हुआ? हम लोग की बुक में जो लिखा है, क्या लिखा है? रेनफॉल हो गया, फ्लड आ गई, रिवर का वाटर लेवल बढ़ गया, तो इस जब ये क्वेश्चन में लिखा होगा तो उसको टेम्पोररी मानते हुए लगाना है। तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अदरवाइज लिखा है लेबर की स्ट्राइक और मटेरियल की शॉर्टेज, तब कहां लेके जाओगे? पीएल में। समझ आया? तो ये इतनी चीजें पढ़ा दी बेटा, कमेंसमेंट और सस्पेंशन। अब आते हैं सेसेशन पे। जिसके पास नोट्स नहीं है, अभी मैं इसकी फोटो शेयर कर दूंगा उस पे, ग्रुप पे, वहां से लिख लेना। चलो हेडिंग बनाओ। स्टेज 3। कितने पेज लिखे हैं तुम लोगों ने, जो लोग पहले से लिखे हो? 4-5 पेज छोड़ दो तुम लोग, जो लोग आज से ज्वाइन किए हो। लिखो स्टेज 3। cessation of capitalization। चलो देखो, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, बताओ जरा इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सेसेशन का मतलब कब हमारी बोरोइंग कॉस्ट बैलेंस शीट में जाना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? एक ऐसे जनरल सुन लो। जनरल क्या है? जब हमारा एसेट बन के तैयार हो गया, यूज करने के लिए या बेचने के लिए? समझ आया ना? जब हमारा एसेट बन के तैयार हो गया, किसके लिए? इंटेंडेड यूज के लिए। अब यूज कुछ भी हो, चाहे हम खुद रहें, चाहे हम मकान बना के बेच दें। समझ आया? तब तक उसके जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है? तो ध्यान से एक्सेप्शन पढ़ना है, ये तो आसान है। लिखो अब जरा, एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन
of Accounting Standard 16, capitalization capitalization of borrowing cost will be ceased from the date at which qualifying asset get ready for its intended use or sale. We can say that borrowing cost will be written off in PL if activities are completed. आगे लिखिए एक्सेप्शन. If cessation of qualifying asset is in part or phases, then it may be possible that any part is completed earlier without completing other parts. In this case, borrowing cost for completed portion can be treated as follows. पहला केस, if completed phase is dependent on other phases, from the point of view of its use, then it will be assumed that it is not ready for use
and borrowing cost should be capitalized to its cost even work is completed. Case 2. If completed phase is ready for use and it is not dependent on other phases, then capitalization to such portion should be ceased. We can say that interest will be written off in PL in this case. ठीक है, चलो स्क्रीन पे देखो। अब बताओ क्या पढ़ रहे हो बेटा, कौन सी स्टेज? सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कब कैपिटलाइजेशन रोक दिया जाएगा? तो आपने क्या पढ़ा, जब एसेट रेडी टू यूज है और सेल है तब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। बस इसकी दो एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है जरा सुनना, क्या क्या एक्सेप्शन है सुनिएगा, बताओ ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल से देखो तब समझ में आएगा। सब लोग देखिए, जैसे बेटा किसी कंपनी ने फ्लैट बनाना था, उसने फ्लैट बना दिया, मान लो 10 फ्लोर का एक फ्लैट बना दिया उन्होंने। फ्लैट बन के बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज है, अंदर आराम से आदमी रह सकता है, उसमें सारा काम हो चुका है। तो नेसेसरी एक्टिविटीज स्टॉप हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन अब बस फ्लैट में अभी लिफ्ट नहीं लगी है, तो अब बताओ 10वें फ्लोर पे कौन जाएगा स्टेयर से? तो लिफ्ट पे फ्लैट का यूज डिपेंड करता है ना। तो अगर वो लिफ्ट नहीं लगी है तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है उस लिफ्ट पे। तो जब तक लिफ्ट नहीं लगेगी तब तक उसका जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, समझे? और अगर मान लो वो इंडिपेंडेंट हो, अब जैसे उसी फ्लैट में मान लो फ्लैट बनना था, उसके आसपास मान लो कोई स्विमिंग पूल भी बनाना था, तो स्विमिंग पूल से फ्लैट में रहना अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, बन जाएगा वो भी। अभी स्विमिंग पूल नहीं बना है, मतलब हमारा बन रहा है फेजेस में। जैसे होता है ना, पहले रोड बनेगी, पार्क होगा तो पार्क दिया जाएगा, फिर फ्लैट बनेगा, जरूरत है तो स्विमिंग पूल दी जाएगी, क्लब्स बनेंगे एंड सो ऑन, है ना। तो अब अगर मान लो अगर कोई ऐसी चीज पेंडिंग है जिससे वहां उसका यूज रुक नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो फिर तब आप बैलेंस शीट में नहीं ले जा सकते, तब इंटरेस्ट कहां जाएगा? लेकिन अगर डिपेंडेंट होगा तो कहां जाएगा? अब पढ़ लो, ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ कंप्लीटेड फेज इज डिपेंडेंट ऑन अदर फेज। फ्लैट तो बन के तैयार हुआ लेकिन वो किस पे डिपेंड है? लिफ्ट पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स यूज, then it will be assumed that it is not ready for use and borrowing cost should be capitalized
to its cost even work is completed. Or if work completed phase is ready for use, it is not dependent on other phases, then capitalization to such portion should be ceases. We can say that it will be transferred to PL. मतलब अगर phases में काम होना है और हमने हमारा क्वालिफाइंग एसेट बन के तैयार हो गया है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये किसी एक चीज पे डिपेंडेंट है और वो काम नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और अगर यूज कर सकते हैं तो कहां जाएगा? पीएल में। डन। अच्छा, जरा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन देखिए, ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। गिवन बिलो, एग्जाम में बेटा इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन 3 बेटा, ये 3 ये 2 ही है, इसी का डेटा लेके यहां कुछ बोल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें मैंने कुछ अपडेट किए हैं क्वेश्चंस, जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है हाउ शुड द इंटरेस्ट अमाउंट बी रिलेटेड टू अकाउंट ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। तो अब बताओ इंटरेस्ट कहां कहां जाता है? एक पीएल में, दूसरा अगर क्वालिफाइंग एसेट मिला तो कहां ले जाएंगे? अदरवाइज पीएल में। आइए देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। पीपी लिमिटेड ऑब्टेन term loan during the year 31st March 2002. It uses to the extent of 650 lakh. आगे लिखा है for modernization and development of its factory. Building worth 120 lakh were completed. Plant and machine worth 350 lakh were installed on 31st March 2002. A sum of 70 lakh has been advanced for asset, the installation of which expected to be in the following year. अच्छा, तो यहां देखो जरा, 650 का लोन था, तो 120 खर्च किया है बिल्डिंग में और 350 खर्च किया है किसमें? प्लांट एंड मशीन में। 70 लाख खर्च हुआ है। जरा जोड़ो बेटा एक बार इसको। 5 लाख 540 और लोन हुआ था 650 का, 110 बच रहा है, ठीक है। तो वही यहां पे लिखा है ₹110 lakh have been utilized for working capital requirement। अच्छा, तो एक काम करते हैं जरा। अच्छा, आगे देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ 650 लाख ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 58.50 लाख। कितना इंटरेस्ट दिया? 58.50 लाख। अब हमें बताना है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मेरे साथ साथ लिखिए आप भी क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट showing allocation and treatment of interest.
एक तरफ लिखो एसेट, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट। एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है, 4-5 लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखेंगे अगर हम निकालें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे निकलेगा? जितना इंटरेस्ट दिए हो उसको लोन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 58.5 लाख का इसने इंटरेस्ट दिया है, 650 लाख का लोन है, इंटू 100 तो ये आ गया 9%। इसका मतलब इनका जो रेट है इंटरेस्ट का वो तो है 9% का। ठीक है, अब इसमें लिखो जरा, कुछ पैसा इसने बिल्डिंग पे खर्च किया था, कुछ प्लांट एंड मशीन पे, कुछ एडवांस दिया था और कुछ वर्किंग कैपिटल पे खर्च किया था। 650 लाख में से 120 लाख बिल्डिंग पे गया था, 350 प्लांट एंड मशीन, 70 का एडवांस, 350 लाख 70 का एडवांस, 110 लाख वर्किंग कैपिटल में लगाया था। अगर हम इंटरेस्ट निकालें एट द रेट 9%, 108 तो 10.8 लाख, 31.5 लाख, 6.30 लाख, 9.9 लाख, 58.5 लाख का इंटरेस्ट जो गया उसका बाइफर्केशन ये रहा। अब हमें बताना है बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हमें बताना है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां तक ठीक है? अब एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करना। अब यहां लिखो, नोट 1 में लिखेंगे इसका क्या होगा, नोट 2 में इसको, नोट 3 में इसको, नोट 4 में इसको। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। आइए मैं तब दिखा देता हूं। बताओ इंटरेस्ट कहां जाएगा, पीएल में या बैलेंस शीट में? दो ही जगह जाएगा। अब आओ देखते हैं जरा, सब बच्चे देखो जितनी पढ़ाई करी है उससे देखिए, अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे आप समझिएगा। अभी देखो इसने क्या कहा, 650 लाख का लोन लिया। अब कह रहे हैं बिल्डिंग वर्थ 120 लाख वर्क कंप्लीटेड, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, प्लांट एंड मशीन वर्थ 350 लाख इंस्टॉल्ड, प्लांट एंड मशीन भी क्या है, लग गई है। ठीक है, ये दोनों लग गई है बेटा, तो बिल्डिंग रेडी टू यूज है और ये प्लांट भी इंस्टॉल हो चुकी है। और अभी अभी आपको पढ़ाया है, अभी अभी आपको पढ़ाया है, ये देखो, कोई बिल्डिंग का बनना, प्लांट और मशीन का इंस्टॉल होना, ये सब किस में आते हैं, क्वालिफाइंग एसेट में। बिल्डिंग बनी है तो बनने में समय लगा होगा ना। अब नहीं दिया है तो हम मान लेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा। समझ आए? प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल करवाया है तो इंस्टॉल करवाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा ये कैपिटलाइज होगा। क्या होगा? क्यों? क्वालिफाइंग एसेट है। लिखो इसको नीचे, नोट 1 लिखिए, इट इज क्लियरली मेंशन्ड in question
that building and plant have been completed by 31st March 2002, which indicate, ये नोट 1 and 2 दोनों हो गया, which indicate that these assets have taken substantial period of time to get ready so we will capitalize interest of 10.5 lakh, 10.8 lakh to cost of building and interest of rupees 31.5 lakh to cost of plant and machine. ठीक है, ये हो गया बेटा। अब नोट नंबर 3 पे आ जाओ। नोट नंबर 3, बेटा ये देखो, नोट नंबर 3 में हम लोग एडवांस की बात कर रहे हैं। जरा ये देखिए क्या लिखा है। A sum of 70 lakh have been advanced for assets. The installation is expected in the following year. अब कह रहा है 70 लाख रुपए उसने एडवांस कर दिया है किसी एसेट के लिए जिसका इंस्टॉलेशन कब होगा? अगले साल होगा। तो अब इसका हमें क्या करना होगा? तो बेटा देखो, इस बात से ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। क्वेश्चन में ये थोड़ा लिखा है ना कि इंस्टॉलेशन अभी शुरू हो गया है, अगले साल जाके खत्म होगा। बोलो, इन्होंने एडवांस कर दिया है और उसका इंस्टॉलेशन बाकी है, तो इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट है, इसलिए इसका इंटरेस्ट कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। पहले वाले का कैसे पता चला? लिखा है ना 120 लाख की बिल्डिंग और प्लांट इंस्टॉल करवाया 31 मार्च। अब ये नहीं लिखा है कब ये शुरू हुआ। तो बिल्डिंग अगर बनाई है, बिल्डिंग कंप्लीट हुई, प्लांट इंस्टॉल करवाई गई और यहां तक हो गया, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे ये क्या होगा? क्वालिफाइंग एसेट होगा, इसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा। लेकिन इस 70 लाख वाले पे ये कहीं नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है एडवांस किया है। अब पता नहीं किस एसेट के लिए एडवांस किया है, पता नहीं वो क्वालिफाइंग है भी कि नहीं है। बोलो, तो अब ये कहां ले जाओगे? पीएल में लिखो। It is not mentioned that advance have been made
for qualifying asset, so we will write, we will write of interest of rupees 6.3 lakh to PL. Note number 4. नोट नंबर 4, जरा बताओगे 110 लाख कहां खर्च किए हैं? तो वर्किंग कैपिटल पे खर्च करने के लिए थोड़े ना हम लोग का एस बोलता है, किस पे खर्च करना होगा? एसेट पे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी पैसा को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं ले जा सकते, कहां जाएगा? लिखो नीचे, एज पर रूल्स working capital cannot be considered as qualifying asset, due to which interest of rupees 9.9 lakh will be written off in PL. Will be written off in PL. डन हो गया आंसर कि कुछ रह गया? अभी एंट्री रह गई, जब इतना लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे, समझ आया? तो अब एंट्री लिखेंगे, जो पीएल में जा रहा है उसकी पीएल की एंट्री, और जो एसेट में जाएगा एसेट की एंट्री। नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। पहला, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन में दिया था 58.5 लाख का इंटरेस्ट गया है, तो इंटरेस्ट पे करने की तो यही एंट्री होगी, बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब यहां बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10.8 लाख, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 31.5 lakh, P&L debit 16.20 lakh। ये कहां से आया? ये 6.3 लाख और 9.9 लाख। टू इंटरेस्ट अकाउंट 58.50, being interest capitalized and written off to PL. Being interest capitalized and written off to PL. डन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जरा देखो यहां पे और इसका आंसर बताओ। पहले तो ये पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन 4।
क्या लिखा है? आर लिमिटेड हैज बोरोड 25 करोड़ फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द ईयर 1 2। द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर। ये 25 करोड़ कहाँ लगा? बस यही खत्म हो गया। शेयर्स में थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट होता है भाई, यहां तो यही पढ़ना है, क्वालिफाइंग एसेट होगा तब वो बैलेंस शीट में जाएगा, अदरवाइज कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। अब आगे पढ़ भी देता हूं, देखो। अब कह रहे हैं इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, अ सब्सिडरी कंपनी विच इज इंटेम्पलिंग the new project estimated cost 50 crore as on 31st March. Since the said project was not yet complete, the directors resolved to capitalize the interest on the borrowing of rupees 3 crore. अब ये कह रहे हैं 3 करोड़ का, 25 करोड़ पे 3 करोड़ का इंटरेस्ट आया, उसको कैपिटलाइज कर लो। तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 16 में क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी में नहीं आता। एक और देखो, चलिए ये पढ़ लो जरा, 9। तो कहां जाएगा, पीएल में कि बैलेंस शीट में? पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लोन लिया है टीक ट्रीज के लिए, उसको तैयार होने में 10 से 15 साल लग रहा है। लोन किसके लिए लिया है? टीक ट्रीज लगाने के लिए, और उसको तैयार होने में कितना समय लगेगा? तो लग गया ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। पढ़ो, फिर से बताता हूं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी इज टू अंडरटेक प्लांटेशन एक्टिविटीज। कंपनी क्या करती है? प्लांटेशन एक्टिविटी, रेजिंग ऑफ टीक ट्रीज, टीक ट्रीज लगाती है, उनको रेज करती है। अदर फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, इट टेक्स अबाउट 10 to 15 ईयर फॉर द टीक ट्रीज टू ग्रो। टीक ट्रीज को ग्रो करने में 15 साल लग जाता है, 10 से। द कंपनी हैज इशूड डिवेंचर फॉर फंड्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब डिवेंचर से पैसे लेके क्या किए हैं? टीक ट्रीज लगाए। ये तो किया है ना। अब कहते हैं द कंपनी इंक्लूडेड ऑल कॉस्ट ऑफ प्लांटरी एंड इंटरेस्ट पेड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रीज, गिव अ कमेंट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? क्वालिफाइंग एसेट है तो इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, तो कहां जाएगा? हाँ, तो बैलेंस शीट में जाएगा। और कंपनी स्टॉक में उसको लिखी है तो स्टॉक भी बैलेंस शीट में जाता है, तो इसका मतलब कंपनी का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से बताऊं? चलो एक और, चलो पढ़ो इत्मीनान से, 10वां। पढ़ लिया? अब बताओ 18 लाख का क्या होगा? 7 लाख। ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। पिछला समझ में आया कि पढ़ दूं मैं? क्वेश्चन 11 पे आइए। चलो देखो क्या लिखा है। कह रहा है, स्क्रीन पे देखो। अ फिक्स्ड एसेट इज इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू complete along with the borrowing
and planned borrowing are given below. Borrowed funds cost 12% per annum. Determine the estimated cost of asset at the end of the 5th year. कोई फिक्स एसेट ये बना रहे हैं, उसको बनाने में लग जाएगा 5 साल। अभी इतना पैसा खर्च हुआ है, ये एक्चुअल है ना, तो 2 साल निकला होगा। अभी उम्मीद है, ये एस्टिमेटेड है, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल इतना और खर्च होगा। फिर लोन ले चुके हैं अभी तक कितने का, 60 और 60 का खर्च किया है, 100, लोन लिया है 60 का, ठीक है। और जो भविष्य में खर्च होगा उसके लिए प्लान्ड बोरोइंग, डिवेंचर वेंचर इशू करेंगे आगे चल के, ये प्लान है इनका। अब हमें बताना है एसेट की कॉस्ट कितनी होगी, समझ में? चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, आओ लिखिए। स्टेटमेंट शोइंग calculation of estimated cost at the end of 5th year. Year, opening balance, new expenditure, interest, closing balance. 1, 2, 3, 4 and 5. चलो इधर देखो सामने, लोन का कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, जरा बताओ लोन कितना लिया, खर्च कितना किया, 100। तो खर्च किया है 100, लेकिन जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम 60 पे निकालेंगे ना, विच एवर इज लोअर। तो अब ये लोन कितने का हो चुका है, 107.2। अरे ये बताओ लोन कितने का लिया था, 60 लाख का, खर्च कितना किया, तो एसेट कितने का बना, 100 का, बोलो। और 7 का इंटरेस्ट भी उसी पे चढ़ गया, तो कितना हो गया, 107 हो गया ना। हमें जो एसेट का कॉस्ट निकालना है। सेकेंड ईयर भी ऐसे हुआ, सेकेंड ईयर 107, ये ओपनिंग है, 100 और खर्च किया, 100 और खर्च किया। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 120 पे। पिछला लोन भी तो रीपे नहीं हुआ है, 60 लाख पहले साल वाला, 60 लाख दूसरे साल वाला, इस पे लगेगा 12%। कितना आएगा देखो, अब थर्ड ईयर देखो, एस्टिमेटेड है 80 खर्च होगा, और ये देखो लेकिन ये लोन लेंगे 40 का, तो हम लोग का 120 का लोन पहले था, 40 ये 160, तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 160 पे। फोर्थ ईयर खर्च करेंगे 60, लोन लेंगे 40 का, तो 160 पहले था, 40 और 200 का 12%, 24। 404.8। लास्ट ईयर खर्च करेंगे 50, लोन लेंगे 30 का, 200 पहले हो चुका था, 30 ये, 230 का 12%। ये हो गई एक्सपेक्टेड कॉस्ट। चलो ये कॉपी कर लो, आज यहीं तक करेंगे।
अच्छा, मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, उस पे से आप 13, 14, 17 होमवर्क है। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपडेट किए हैं तो उसी में से करना। 13, 14 और 15 होमवर्क है।